we have a question. ये जो 10 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, ये 3 चार्जेस along the line पड़े हुए हैं, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, राइट? और हमें V पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि इसको ना वेक्टर की तरह सोचते हैं। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान नहीं रखना, ठीक है? यानी कि अब जैसे 10 माइक्रोकूलम इज द पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, है ना? नेट पोटेंशियल लिखते हैं तो कितना आएगा k into 10 into 10 is to the minus 6 divided by r, r जो भी डिस्टेंस हो जाएगा ना, this is 5, this is positive potential। 3 माइक्रोकूलम के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा k into 3 into 10 is to the minus 6 upon 5, है ना? this is 5 मीटर, और ये भी पॉजिटिव होगा, इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, k into minus 5 into 10 is to the minus 6 divided by डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल हो जाएगा 10। तो अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है, राइट? अब सिंपलीफिकेशन किस तरीके से करनी होगी, देखो आप यहाँ पर जितनी चीजें हो सके आप कॉमन निकालिएगा, ठीक है? तो k कॉमन आ रहा है, 10 to minus 6 कॉमन आ रहा है, नीचे 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 3, इधर -5। तो k की वैल्यू पुट करें 9 10 to 9 10 to minus 6 upon 5, कितना 13 minus 5 8 आ रहा है ना? You can solve it further। सर बोलिए सर आपने क्या किया, 5 कॉमन लिया तो 5/2 तो रहेगा, तो फिर 21 बनना है, तो ये बन जाएगा, इसको हम 2.5 बोल देते हैं, ठीक है? तो 13 minus 2.5 10.5, ठीक है? 5/2.5 होता है ना, ठीक है? तो आप इसको चाहे तो फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, 1.2 ठीक, तो ये तो सॉल्व कर, ठीक है? समझ में आ गया सबको? श्योर ही नहीं है? चलिए नोट डाउन हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जो डाइपोल होता है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सपोज हाँ छोटी है सर, छोटी है, शौर्य शौर्य को भी छोटी लगती है ये, क्या करें, स्टैंडर्ड साइज यही आता है, मैं चेयर कर देती हूँ, कोई नहीं, मैं देखूंगा अगर बड़ी चेयर आती है, ठीक है? कोई नहीं, बैठ जाओ उसमें, मतलब बैठ नहीं पाओगे क्या, बैठ करो, पीछे वाले आगे करो, वाले आगे करो, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम कैलकुलेट करेंगे, और डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो उसके 3 केसेस, राइट? तो फर्स्ट केस इज along the axis, तो सपोज ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, जो डाइपोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम 2l या फिर कई बुक्स में 2a ही दिखेगा आपको, 2l और 2a या 2d भी कई बार लिख देते हैं, तो एक ही बात है, सिंपल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस तो दिए हुए हैं और डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं ना, तो ये जो माइनस क्यू है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा,
एल ये डिस्टेंस हो गया और ये पूरा आर हो गया, तो आर प्लस एल ये डिस्टेंस। जब क्यू है पॉजिटिव क्यू, इसके वजह से हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, तो कितना होगा आर, इसमें से एल माइनस आर। तो अब हमारा काम हो जाएगा। तो वी नेट जब हम लिखेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस ये जाएगा के क्यू, ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू के माइनस क्यू अपॉन आर। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर साइन लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस के केस में मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जो है उसका साइन नहीं लिखना। याद रखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर साइन की गलती होगी तो आंसर गलत आएगा। इधर के को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आर माइनस एल। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। प्लस 1 माइनस माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल ही आएगा। यहाँ पर ये एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा। एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन होती है दैट दिस एल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी आप उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो इस एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस नेग्लेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद जो ये 2ql बचा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे p। तो k p अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर, k p अपॉन r। यहाँ पर आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल होता है एक्सिस पर, ये हमारा है k अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन ये पूछा गया था, सभी बच्चे देखो, कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो होता है k q बाय r, है ना। वहां पर उन्होंने लिखा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो k q बाय r होता है, लेकिन यहाँ पर k p बाय r स्क्वायर आ रहा है। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये आपने उसमें भी तो पूछा था जो ट्रांसफर का कराया था एक्सिलरी, उसमें एक पॉइंट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ करेक्ट है? हाँ, क्यों? वो ए का जो कहते हैं मीटर होता है वो इससे कट जाता है। राइट राइट, ये जो p है ना, इसमें भी एक लेंथ है, p जो है वो क्या है 2ql। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, है ना, अगर मैं इस p को लिख दूं k into 2ql on r square, तो अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो एक l इससे कट जाएगा, है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी इसका k by r से ही आएगा, है ना। तो दैट मींस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछा गया, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, आईआईटी मेंस का एग्जाम कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इट इज वेरी इजी। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं। अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड करें, सिर्फ रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, एक भी छुट्टी ना मारे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो 12th क्लास है ना, या मान के चलिए आपकी पूरी लाइफ का रिफ्लेक्शन होगा 12th क्लास के मार्क्स, ठीक है। एवरीवन विल जज यू अकॉर्डिंग टू योर 12th क्लास मार्क्स। और आपको जो कॉलेजेस में सीट मिलेगी उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मान लो आपने एडमिशन से काम मान लो क्रैक कर दिया, तो फिर बोर्ड की परसेंटेज भी मांगते हैं, है ना। तो 12th क्लास में दोनों जगह परफॉर्म करना जरूरी है। कहाँ कहाँ, एक तो बोर्ड्स में भी 75% से above हर हालत में आने चाहिए, और आईआईटी मेंस का जो एग्जाम है उसको भी। जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका नीट, और इसलिए आपका कौन सा पीसीएम, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए मैं एक और सेकंड केस जो आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे मुझे, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड केस जस्ट नाम है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से बराबर दूरी पे है, हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो ये एल डिस्टेंस हो गया, ये भी एल डिस्टेंस हो गया,
and this is r distance, and r is very very critical as compared to L. We have to find net potential at this point. Okay? Try here. तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है? इक्वी का मतलब क्या होगा? इक्वल। तो उसका नाम इक्वल पॉइंट क्यों है? क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब ये डिस्टेंस इक्वल है, हमें कैसे पता? देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का। ठीक है, तो ये जो दोनों के डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो v नेट जो है वो आपका आ जाएगा k डिवाइड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से हो गया k क्यू बाय दिस डिस्टेंस, और नेगेटिव की वजह से दिस वन। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये माइनस साइन आगे भी माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी जीरो। तो v नेट जो है वो जीरो हो गया। So we can say at all points potential at equatorial line will be zero always. Will be zero always. ठीक है, नोट डाउन करिए। इसका जो थर्ड केस है वो हम करेंगे बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक रिलेशन रिक्वायर्ड होगा। वो रिलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चंस करते हैं। We have square minus q plus q plus 2q minus 2q plus 2q। हमें सेंटर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है। फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर। ये जो डिस्टेंस है ये सपोज a दिया। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव करिए इसको, जीरो आ जाएगा। हमने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें x निकालना होता x बोले तो डिस्टेंस निकालना होता है, नेट पोटेंशियल जीरो तो डिस्टेंस निकालना होता है कि कहां नेट पोटेंशियल जीरो आ रहा है। एक मिनट चेक कर लिया। हां किया चलो फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे प्रूव करिए कि इसी सेंटर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जीरो आएगा। ठीक है, तो वन मोर क्वेश्चन। एनसीईआरटी है किसके पास? एनसीईआरटी अब मैं एनसीईआरटी करवाऊं।
this is a given diagram in question और यहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स दिए हैं A B and B दूसरे वाले फिगर में देखते हैं स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ट होगी ठीक है क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखा हूँ इसके 5-6 पार्ट्स हैं VP greater than PQ और PQ greater than P होगा VP greater than PQ और P greater than P करंट बताना कौन सा नेगेटिव होएगा क्योंकि जो आप मुझे मत बताइए लिखिए पिक्चर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आपका आंसर सारे बच्चे जान जाएंगे बाकी क्वेश्चंस भी लिखा हूँ मैं इसका डी पार्ट लिखा हूँ तो ट्राई करिए सी डी ई और ये एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ ठीक है ये जो टर्म हमने यहाँ पर लिखी है यानी कि बी पार्ट का सॉल्यूशन है तो जब भी डिफरेंस की बात होगी तो हम फाइनल एनालिसिस भी करेंगे हमने Q एंड P लिखा हुआ है तो इसलिए हमने पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q लिखा है ना फाइनल एनालिसिस और U जो है पोटेंशियल एनर्जी ये होता है K Q Q नॉट बाय R तो जब K Q बाय R है इसको आप B लिख सकते हो तो इट कैन बी Q नॉट इनटू B तो ये फॉर्मूला यहाँ से है पोटेंशियल एनर्जी का अब क्वेश्चन में बोला गया नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो नेगेटिव चार्ज का माइनस Q और ये देगा P फिर माइनस U लिखने के लिए माइनस Q और B माइनस Q हमने कॉमन निकाला तो B माइनस B है ना अब क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया कि B इज ग्रेटर देन PQ ये टर्म पॉजिटिव होगा और C टर्म मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव तो ओवरऑल टर्म विल बी नेगेटिव ठीक है सिमिलरली UB माइनस UA की बात करेंगे इसमें माइनस भी कॉमन निकालेंगे BB माइनस BA की बात करें तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो BA वो हाई पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है तो दिस टर्म इज पॉजिटिव और इससे मल्टीप्लाई और नेगेटिव तो ओवरऑल दिस विल बी नेगेटिव ठीक है बताइए ऑप्शन डी में तो मतलब डिफरेंट केसेस होंगे ना अगर जैसे जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है यहाँ है और ए और बी है तो अगर एक मिनट आपको उन्होंने ऐसे डायरेक्शन क्लियरली बता दी B से A जाना हाँ बट अगर अगर पॉजिटिव चार्ज है उनके कितने हैं जो ओरिजिनल चार्ज है उस और ए के बीच में भी तब वो जो वर्क कर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो इधर ही है नेगेटिव रहेगा हाँ मतलब जो साइन ऑफ द
द चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा और हम किधर को लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों चीजों पर। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी। नेगेटिव रहेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है और v2 ले जाता है। हाँ, तो सी वाला ऑप्शन कितने बच्चों ने सॉल्व किया? 1 2 3 4, सी वाला हो गया। चलो डी और ई भी करेंगे, फिर हम आगे एक साथ डिस्कस करेंगे। ज्ञान में ओके, तो ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में नहीं आया, इसके बाद में मैं लोगों को आईआईटी मेंस में आया क्वेश्चन है। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ठीक है। स्क्वायर तो फिर सारी साइड 1 मीटर होगी, है ना, मैंने दो ही लिखी है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जब भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होगी तो आप याद रखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्जेस होते हैं। तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो आपको दो चार्ज चाहिए, तो दो चार्ज कौन से होंगे? यहाँ तो चार चार्ज हैं, कौन से दो चार्ज होंगे? तो यू हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज, है ना, यानी कि इन फोर चार्जेस में से आप कितने तरीके से दो चार्जेस को चूज कर सकते हो, वो सारे पॉसिबिलिटीज आपको लेनी पड़ेगी। So if I ask you कितने तरीके से आप चार में से दो चार्ज को चूज कर सकते पेयर बनाने? अगर मैं यहाँ का 8 चार्ज रखूं देखो फिजिक्स में ये मैथ्स में कभी कभी तुक्का नहीं लगाना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है NC2, तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि NC2 जो है वो क्या बताता है। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हमें दो चूज करनी है, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज तो आप NC2 से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, हालांकि इस केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर चार्जेस में हम इजीली बता सकते हैं। वी हैव 6 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के 6 पेयर की आपको पोटेंशियल भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन 6 के 6 पेयर्स की पोटेंशियल लिखिए, ठीक है, और ऐड करके मुझे बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब 10 और -5 इसकी लिखोगे तो ये 1 मीटर है, इसके लिए डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, बट ये डिस्टेंस कितना होगा? ये √2 हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला डायग्राम है, ये भी तो जब आप 5 और -5 का पोटेंशियल लिखोगे उसमें डिस्टेंस √2 लिखेंगे, जब 10 और 3 का लिखेंगे तो उसमें भी डिस्टेंस √2 लिखेंगे, है। तो 6 पेयर जो है सबकी पोटेंशियल लिखो और साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो जिनका सी डी ई पार्ट हो गया है या नहीं भी हुआ है वो बच्चे पहले इसको सॉल्व करें, है ना, सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। Okay, so I'm writing down expression for this potential of the system. हर एक पेयर की आपने पोटेंशियल लिखनी है, तो ये हो जाएगा k 10 into 5। यहाँ पर अपने साइन का ध्यान देना है। यहाँ पर 10 का -12 कैसे आया? इसका माइक्रो दोनों मिलकर 10 का -12, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। डिवाइड बाय 1, फिर -5 और 3, a into -5 into 3 10 का -10 upon 1, फिर हो जाएगा 3 और 5, k into 3 into 5 10 का -12 upon 1, फिर 5 और 10, k into 10 into 5 10 का -12 upon 1। इसके बाद 10 और 3 हो जाएगा k 10 3 10 का -12 upon √2, और उसके बाद 5 और -5 k into -5 और 5 10 का -12 upon 2। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए k कॉमन ले सकते हो, 10 का -12 कॉमन ले सकते हो, है ना। चलो मैं लेकर दिखा देता हूं। यहाँ पर k कॉमन ले लिया, 10 का -12 कॉमन ले लिया, ये और कुछ आएगा और
5 भी कॉमन है। सर वैसे सारे वो जो डिनोमिनेटर में वाले वो तो सारे कट जाएंगे ना, क्योंकि -5 की वजह से -5 into 3 वाले कट जाएंगे माइनस, और हाँ बस वो रूट वाले होंगे। ये सारे कैंसिल हो गए। मैंने पहले वही तो बोला था, तो 0 थोड़ी आना है। हाँ तो मैंने 0 बोला। अच्छा ये वाला और ये वाला कट रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, इधर बचेगा 3 और 2 यानी 6 अपॉन रूट 2। ठीक है ना, ये और 10 में माइनस करो 5 बाहर ले लेंगे और इधर आएगा आपका 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, रूट 2 भी कर सकते हैं, 6 माइनस 5 मतलब 1 आ गया। इस सबको सॉल्व करके 1 आ गया, ये आंसर है। कितने बच्चों का सही? ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको एक बात में समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो अब हम बाकी पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, रब कर दो इसको, रब कर दो। ओके, तो सी पार्ट की बात करें। सी पार्ट में किन किन बच्चों का आंसर आ चुके हैं? ए, दो, हाँ, क्या आंसर होना चाहिए सी पार्ट का? पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक कर, रिपल्सिव फोर्स का वर्क है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं वो चीजें भी डिस्कस करते हैं। देखो वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, Q है इधर, Q से P लेकर जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स इधर को लगेगी और इसको Q से P की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों बीच में एंगल 180 डिग्री है। जब एंगल 180 डिग्री होता है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आता है। आप लोगों का आंसर करेक्ट, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, बी पार्ट, फाइंड साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, नेगेटिव होएगा V2 है। एक बात आप याद रखिए, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी की बात करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास का है। 11th क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ये एक्सटर्नल है, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन है वो उसका जो फोर्स है उसका वर्क डन का नेगेटिव। अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट याद नहीं तो आप इसको अभी याद रखें, जब भी वो एक्सटर्नल एजेंसी की बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए और बी की बात हो रही है ना, तो बी से ए लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसे लेके जा रहे हैं, और किसको लेके जा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, है ना। और लेकर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो फोर्स लग रही है किसका फोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। दिस इज ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है? एक्सटर्नल का जो फोर्स होगा वो अलोंग होगा, क्योंकि वो इसका हमेशा अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, एनी डाउट? तो ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत होगा क्योंकि आपको ये याद नहीं हुआ शायद, याद था? वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें, जब भी एक्सटर्नल की बात करेंगे तो जो वहां पर फोर्स लग रही है उसके अपोजिट माना जाएगा। ठीक है, ई पार्ट का आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, कितने बच्चे बोलते हैं इंक्रीजेस? तो
ज्यादा है एक से और काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो उन दोनों का सम कांस्टेंट होता है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी but this is more better तो मैकेनिकल एनर्जी तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक हाँ तो फिर वही हो गया ना मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी है वो अच्छा नहीं बट मैकेनिकल एनर्जी देखो आप जो लॉजिक लगा रहे हो उससे भी आंसर सही आएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आसान वाला जो है इन्होंने जो बताया वो बहुत सही है आप सिर्फ इतना देखिए ये एक नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है और बी से ए लेके जा रहा है ठीक है तो नेगेटिव चार्ज है उसको बी से ए लेके जा रहे हैं ठीक है तो फोर्स तो रिपल्सिव ही होगी तो अगर रिपल्सिव फोर्स अगर आप इसको लेकर जाओगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होगी या बढ़ेगी बढ़ेगी ऑब्वियसली है ना तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए फिर रिपेल नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपल्शन है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट दीस क्वेश्चंस